हाँ जी फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 10 है एजेंसी के रिलेटेड। एजेंसी का चैप्टर सेक्शन 182 से स्टार्ट होके हमारे टोटल 238 तक टोटल सेक्शंस जो है वो एजेंसी वाले चैप्टर में ही हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि एजेंसी की बात कर रहे हैं तो एजेंट कौन होता है और प्रिंसिपल कौन होता है। एजेंसी में कौन कौन होते हैं? एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। प्रिंसिपल कौन हो गया? जो मालिक है। एजेंट कौन हो गया? जो उसके बिहाफ पे उसके लिए काम कर रहा है। तो an agent is person employed to do any act for another and to represent another in dealings with third person. The person for whom such act is done or who is represented is called principal. अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बंदा प्रिंसिपल है, जो मालिक है, इसको किसी थर्ड पर्सन के सामने या तो उसके बिहाफ पे कोई काम कर रहा है या उसको प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो एजेंट हो गया। जिसको बिहाफ पे रिप्रेजेंटेशन हो रही है वो कौन हो गया? प्रिंसिपल। हु मे एम्प्लॉय एजेंट, सेक्शन 183 क्या कह रहा है? कौन एजेंट को रख सकता है? जो एज ऑफ मेजॉरिटी का हो, जो साउंड माइंड हो, वो एक एम्प्लॉय को एजेंट को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। सेक्शन 184 क्या कह रहा है? हु मे बी एन एजेंट। अब एजेंट कौन हो सकता है? प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के लिए कोई भी पर्सन एजेंट बन सकता है, लेकिन जो कि कोई भी पर्सन जो कि मेजर नहीं है या साउंड माइंड नहीं है, ठीक है, वो एजेंट नहीं बन सकता, क्योंकि वो अपने प्रिंसिपल so as to be responsible to his principal according to the provisions in their behalf herein contained। क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ना प्रिंसिपल को कि जो भी एक्ट्स उसने किए हैं। तो इसलिए जो पर्सन मेजर ना हो या साउंड माइंड ना हो वो एजेंट नहीं बन सकता। कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। सेक्शन 185 क्या कह रहा है कि एजेंसी को क्रिएट करने के लिए किसी भी तरीके की कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। सेक्शन 186 क्या कह रहा है? एजेंट्स अथॉरिटी में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ठीक है, जो एजेंट की अथॉरिटी है हमने एक्सप्रेसली भी दी हो सकती है, या हो सकता है कई बार हम देखो, हम बिजनेस क्लास लोग, अगर हम मिडिल क्लास बिजनेस क्लास के लोगों की बात देखें तो वो अपनी जैसे शॉप्स वगैरह उसमें एम्प्लॉयज को रखते हैं, एजेंट्स को रखते हैं। पहले वो कुछ बातें खोल लेते हैं, एक्सप्रेसली कह लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उनको एजेंट का बिहेवियर समझ आने लग जाता है। कई बार जो चीज उन्होंने एक्सप्रेसली ऑथोराइज नहीं की होती वो भी एजेंट्स करने लग जाते हैं और वो एम्प्लॉयर्स जो हैं वो उस चीज को मान लेते हैं। तो वहां पे वो अथॉरिटी इम्प्लाइड हो जाती है। तो एक्सप्रेसली भी हो सकती है, इम्प्लाइडली भी हो सकती है। सेक्शन 187 क्या कह रहा है? Definitions of express and implied authority. जो an authority is said to be an express when it is given by words spoken or written. जो express authority है वो spoken और written words के थ्रू दी जा सकती है। जो implied है from the circumstances of case से हम infer कर सकते हैं। ठीक है, और सर्कमस्टांसेस ऑफ केस क्या होते हैं? जो भी चीजें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग में हमने बोली या लिखी हैं वो सर्कमस्टांसेस ऑफ केस हो सकते हैं। सेक्शन 188 क्या कह रहा है? एक एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। एजेंट की अथॉरिटी की एक्सटेंट क्या है? जो चीज हमने करने के लिए दी है, लॉफुल चीज करने के लिए दी है, उसको करने के लिए जो भी चीज जरूरी है वो एजेंट की अथॉरिटी की एक्सटेंट होगी। ठीक है, अगर हमने एजेंट को कोई बिजनेस कैरी करने के लिए दिया है तो उस बिजनेस में कोई भी लॉफुल चीज जो करने के लिए जो भी कुछ जरूरी है, यूजुअली उस बिजनेस में ऑर्डिनरीली किया जाता है, वो सब कुछ एजेंट भी कर सकता है। सेक्शन 189 क्या कहता है? एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। इमरजेंसी में एजेंट की अथॉरिटी क्या होगी? वो सब कुछ कर सकता है
कि प्रिंसिपल को नुकसान से बचा सके, लेकिन उसमें ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन जो उसका, मान लीजिए वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे ना काम करके खुद अपने बिहाफ पे काम कर रहा होता, और उसमें वो अपने आप को लॉस से बचाने के लिए जो चीजें जरूरी होती वो करता, वो सब अगर वो एज एन एजेंट भी कर सकता है। सेक्शन 190 क्या कह रहा है, ये सब एजेंसी के बारे में आ गया कि when agent cannot delegate। अब मैंने एक पर्सन को एम्प्लॉय किया कुछ काम करने के लिए, क्या वो उसी काम को करने के लिए मेरे बिहाफ पे किसी और पर्सन को एम्प्लॉय कर सकता है? तो जो एजेंट है वो लॉफुली किसी और को जो काम उसको पर्सनली परफॉर्म करने के लिए मैंने कहा है, उसको करने के लिए किसी और को एम्प्लॉय नहीं कर सकता। पर कई बार कुछ बिजनेसेस, कुछ ऐसे कस्टम्स और ट्रेड होते हैं यहाँ पे सब एजेंट्स को रखा जाता है, या एजेंसी की नेचर ही ऐसी होती है कि वहां सब एजेंट्स एम्प्लॉय किए जाते हैं, तो वहां पे वो रख सकता है। सेक्शन 191 क्या कह रहा है, सब एजेंट को डिफाइन कर रहा है। सब एजेंट कौन होता है, जिसको पहले ओरिजिनल जो एजेंट होता है वो उसके अंडर, उसके कंट्रोल में और उसके द्वारा एम्प्लॉयड पर्सन होता है। ठीक है। सेक्शन 192 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड। ठीक है। फिर एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट एंड सब एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे हम 3 चीजें करेंगे कि अब अगर सब एजेंट है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, और एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस केस में, सब एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर हमने सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया है, थर्ड पर्सन ने उससे डीलिंग की है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसका रिप्रेजेंटेटिव समझ के उसने थर्ड पर्सन ने उसके साथ डीलिंग कर ली, तो जो वो प्रिंसिपल है वो थर्ड पर्सन को लायबल होगा फॉर द एक्ट्स ऑफ दैट सब एजेंट। ऐसे कि मान लीजिए जो एक्ट किया है ना उसके ओरिजिनली अपॉइंटेड एजेंट ने ही किया, ठीक है। और जो एजेंट होता है वो अपने द्वारा अपॉइंटेड सब एजेंट के सारे एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा टुवर्ड्स प्रिंसिपल, और जो सब एजेंट है वो एजेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल को नहीं। लेकिन अगर उसने फ्रॉड या विलफुल रॉन्ग किया है तो वो प्रिंसिपल के लिए भी लायबल होगा। सेक्शन 193 क्या कह रहा है, एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी। अब एजेंट ने के पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो सब एजेंट को अपॉइंट कर सके, ठीक है, उसने फिर भी कर लिया, तो फिर वहां पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो फिर वहां पे वो लाइव रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर हिज एक्ट्स, मतलब सब एजेंट के एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल को भी और थर्ड पर्सन को भी, ठीक है। द प्रिंसिपल इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय और रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द पर्सन सो एम्प्लॉयड, प्रिंसिपल वहां पे लायबल नहीं होगा। नॉर इज दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल, ना ही वो पर्सन प्रिंसिपल को लायबल होगा। वहां पे क्या है, वहां पे जो भी नुकसान अगर कुछ हो गया तो जो जिस बंदे ने एम्प्लॉय किया था ओरिजिनल एजेंट, वो ही सबके प्रति लायबल होगा। सेक्शन 194 क्या कह रहा है, रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी has named another person accordingly. Such person is not sub-agent but an agent of principal for such part of business of the agency as is entrusted to him. अगर मान लीजिए मैंने कोई एजेंट रखा है, मैंने उसको कहा कि इस काम के लिए मुझे कोई अच्छा सा और पर्सन का नेम सजेस्ट करो, उस पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन का नेम सजेस्ट कर दिया। अब जो थर्ड पर्सन है वो उस एजेंट का एजेंट नहीं है, वो सब एजेंट नहीं है, वो जो थर्ड पर्सन अगर हम उसको एम्प्लॉय कर लेते हैं तो वो प्रिंसिपल का एक और एजेंट हो जाएगा, वो सब एजेंट नहीं होगा।
ठीक है। सेक्शन 195 क्या कह रहा है? एजेंट्स ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन। अगर हमने मान लीजिए मैं प्रिंसिपल हूं, मैंने किसी पर्सन को, मैंने अपने एजेंट को कहा कुछ मुझे उस पर्टिकुलर जगह पे भी बिजनेस करना है, मुझे वहां पे कोई एक अच्छा सा एजेंट ढूंढ के दो जो कि मेरा वहां का बिजनेस संभाल ले। तो अब देखिए वो जो पर्सन है वो पहली चीज तो वो सब एजेंट नहीं होगा, ठीक है, वो एजेंट ही होगा। दूसरी चीज क्या है कि अब एजेंट ने जिससे मैंने पूछा है उसकी क्या लायबिलिटी ड्यूटी होगी? उसकी ड्यूटी होगी कि वो जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस ऑफ मैन है, प्रूडेंस का मैन है, वो अपनी केस में जैसी की डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करता, जैसी वो ध्यान रखता जिन जिन बातों का, वो वैसे ही उसने मालिक को बताने के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो दूसरा पर्सन कोई नेग्लिजेंस कर भी देता है अपनी ड्यूटी में, तो वो जो पहले वाला एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा प्रिंसिपल की तरफ उसकी नेग्लिजेंस के लिए, ठीक है। सेक्शन 196 क्या कह रहा है? रेटिफिकेशन की टर्म से डील कर रहा है। सेक्शन 196 क्या कह रहा है? राइट्स ऑफ पर्सन टू as to act done for him without his authority effect of ratification। अगर कोई एक्ट्स किसी पर्सन द्वारा किसी और के लिए किए जाते हैं लेकिन उस पर्सन की अथॉरिटी या नॉलेज के बिना किए गए हैं, मान लीजिए सब एजेंट की बात करते हैं, सब एजेंट को विदाउट अथॉरिटी अपॉइंट किया गया था, लेकिन उस सब एजेंट ने थर्ड पर्सन के साथ डीलिंग प्रिंसिपल के बिहाफ पे किया। अब जो प्रिंसिपल है वो क्या कर सकता है? वो उस एक्ट को इलेक्ट भी कर सकता है या उस एक्ट को कह सकता है कि मैंने तो अथॉरिटी नहीं दी, या वो उससे को रेटिफाई कर सकता है कि हाँ जी कोई बात नहीं, अगर ये काम इसने कहा है, मेरे एजेंट ने इसको अपॉइंट किया है, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, मतलब रेटिफाई कर देता है, तो फिर ऐसा ही माना जाएगा कि जो सब एजेंट ने जो भी काम किया उसकी अथॉरिटी के अंडर ही किया है। सेक्शन 197 रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, रेटिफिकेशन है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है। सेक्शन 198 नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन, ठीक है। जो रेटिफिकेशन है, जो बंदा रेटिफिकेशन कर रहा है, ठीक है, उस पर्सन की नॉलेज जो फैक्ट्स है ना वो सही होने चाहिए। अगर हम उसको जो फैक्ट्स हैं वो तोड़ मरोड़ के बता रहे हैं तो उसने रेटिफाई कर लिया तो वो वैलिड रेटिफिकेशन नहीं होगी। सेक्शन 199 क्या कह रहा है? इफेक्ट ऑफ रेटिफाइंग अनऑथोराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर मैं किसी पर्सन का एक्ट रेटिफाई कर रही हूं जो कि अनऑथोराइज्ड एक्ट था, मैंने पहले ऑथोराइजेशन नहीं की थी, ठीक है, तो अगर मैं उस अनऑथोराइज्ड एक्ट को रेटिफाई कर रही हूं तो मैं पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को रेटिफाई कर रही हूं जिसमें वो एक्ट किया गया है। सेक्शन 200 क्या कह रहा है? रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजर थर्ड पर्सन। अगर मैंने एक पर्सन ने दूसरे पर्सन की अथॉरिटी के बिना एक्ट किया है, ठीक है, अगर मैंने उस एक्ट को विद अथॉरिटी किया होता तो उससे थर्ड पर्सन का नुकसान हो रहा होता या थर्ड पर्सन के राइट्स टर्मिनेट हो रहे होते, तो उसको अगर अनऑथोराइजिंगली किया भी गया है तो उस चीज को हम रेक्टिफिकेशन के साथ भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। हम किसी थर्ड पर्सन को नुकसान पहुंचाने वाले एक्ट को रेटिफाई करके भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। सेक्शन 201 क्या कह रहा है? ये रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी वाला चंक है। सेक्शन 201 क्या कह रहा है? टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। अब एजेंसी अगर क्रिएट हो गई है उसको कौन टर्मिनेट कर सकता है? उसको प्रिंसिपल कर सकता है बाय रिवोकिंग हिज अथॉरिटी, या फिर एजेंट जो अपना जो भी बिजनेस ऑफ एजेंसी है
उसको रिनाउंस कर सकते हैं, या फिर जिस पर्पस के लिए हमने एजेंसी क्रिएट की थी वो पर्पस, वो बिजनेस कंप्लीट हो गया है, या फिर प्रिंसिपल या एजेंट में से किसी की डेथ हो गई है, या वो अनसाउंड माइंड हो गए हैं, या प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया, उसको कोर्ट ने एडजुडिकेट कर दिया है इंसॉल्वेंट। तो इन सभी कंडीशंस में, इन सभी केसेस में जो एजेंसी है वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, सेक्शन 202 क्या कह रहा है? टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एजेंट हैज एन इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, अगर एजेंट का भी जो एजेंसी का सब्जेक्ट मैटर है उसकी प्रॉपर्टी में कुछ इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उसके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हुए हम एजेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर उसको भी नुकसान नहीं हो रहा होगा तब ही एजेंसी टर्मिनेट होगी, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल जैसे क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है वो टर्मिनेट कर सकता है, तो ऐसा नहीं है कि वो देखे कि सामने वाले पर्सन को नुकसान हो रहा है, होता रहे, मुझे मेरा काम हो गया तो मैं टर्मिनेट कर दूं, ऐसा नहीं होगा। सेक्शन 203 क्या कह रहा है? व्हेन प्रिंसिपल में रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी, जो प्रिंसिपल है वो एजेंट की अथॉरिटी को क्या कहते हैं, कैश कब रिवोक कर सकता है? जो प्रिंसिपल है सेव एज इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन, वही कि अगर जो एजेंट है उसका इंटरेस्ट है सब जो प्रॉपर्टी है जो कि एजेंसी का सब्जेक्ट मैटर है उसमें अगर उसका इंटरेस्ट है एजेंट का, तो उसके इंटरेस्ट को प्रीजुडाइज करते हुए हम एजेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जो प्रिंसिपल है उस चीज का ध्यान रखते हुए वो रिवोक कर सकता है किसी भी टाइम पे अथॉरिटी को, एजेंट की अथॉरिटी को। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एजेंट ने कोई ऐसा काम कर दिया जिसने कि बाइंड कर दिया प्रिंसिपल को, तो फिर वो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड एजेंसी बाइंड होएगी। जो जिससे बाइंड हो गया वो उसके रिलेटेड जो एजेंसी है वो जो प्रिंसिपल है वो रिवोक नहीं कर सकता उसकी एजेंट की अथॉरिटी की। उस टाइम तो मैंने उसको अथॉरिटी को रिवोक कर दिया था, या उस टाइम पे तो उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, ऐसा नहीं हम कह सकते। ठीक है, सेक्शन 204 क्या कह रहा है? रेवोकेशन वेयर अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज। वही जो मैंने अभी पिछले सेक्शन में भी कहा कि जो प्रिंसिपल है, अगर मान लीजिए एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को पार्टली एक्सरसाइज कर लिया है, ठीक है, जिससे कि ऑब्लिगेशंस वगैरह अराइज हो चुकी हैं एजेंसी में, तो वो वहां पे अपनी अथॉरिटी जो उसने दी हुई है उसको रिवोक नहीं कर सकता। ठीक है, अगर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए करना है तो शायद कर दे, लेकिन जो पिछली पे वो बाइंड हो गया वो उसको ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना ही करना पड़ेगा। सेक्शन 205 क्या कह रहा है? कंपनसेशन फॉर रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रिनंसिएशन बाय एजेंट। अगर हमने स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि एजेंसी कुछ इतने पर्टिकुलर टाइम तक चलती रहेगी, ठीक है, अगर उससे पहले चाहे प्रिंसिपल उसको खत्म कर रहा है चाहे एजेंट खत्म कर रहा है, ठीक है, जो भी खत्म कर रहा है, अगर वो पहले ही रेवोकेशन या रिनंसिएशन कर रहे हैं सफिशिएंट कोज के बिना, उनको दूसरी पार्टी को, सामने वाली पार्टी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल रिवोक कर रहा है तो फिर उसको एजेंट को कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर एजेंट रिनंसिएशन कर रहा है तो उसको प्रिंसिपल को कंपनसेशन देना पड़ेगा। सेक्शन 206 क्या कह रहा है? नोटिस ऑफ रेवोकेशन और रिनंसिएशन। यहाँ पे रेवोकेशन या रिनंसिएशन अगर हो भी रही है तो वहां पे रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा, अदरवाइज जो भी लॉस होगा, जो भी डैमेज होगा, ठीक है, वो दूसरी पार्टी को, जो जिस भी पार्टी का फॉल्ट है उसको दूसरी सामने वाली पार्टी को देना ही देना पड़ेगा। सेक्शन 207 कह रहा है रेवोकेशन एंड रिनंसिएशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। देखिए हमने कहा कि नोटिस होना चाहिए, तो ये जो रेवोकेशन और रिनंसिएशन का मेथड है वो कैसे हो सकता है? वो एक्सप्रेसली भी हो सकता है, वो और इम्प्लाइडली भी हो सकता है।
Section 208, when termination of agent's authority takes effect as to agent and to the third person. अब अगर मान लीजिए हम एजेंट की अथॉरिटी को टर्मिनेट करने हैं, वो इन इफेक्ट कब आएगी? जैसे हमने कम्युनिकेशन वगैरह वाला किया था कि एक्सेप्टेंस, जब तक एजेंट की नॉलेज में ये चीज नहीं आ जाती कि मेरी अथॉरिटी को खत्म कर दिया गया है, तब तक एजेंट के अगेंस्ट वो चीज खत्म नहीं होती। और थर्ड पार्टी के अगेंस्ट वो कब नहीं खत्म होती? जब तक थर्ड पार्टी की नॉलेज में नहीं आ जाता। हो सकता है एजेंट को एक दिन पहले पता लग जाए, थर्ड पार्टी को बाद में पता चले। जब तक जो सामने वाली पार्टी है, एजेंट और थर्ड पर्सन, जब तक उनकी नॉलेज में ये चीज नहीं आ जाती, तब तक टर्मिनेशन कंप्लीट नहीं समझी जाएगी। सेक्शन 209 क्या कह रहा है? एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल्स डेथ और इंसैनिटी। अगर एजेंसी इसलिए टर्मिनेट हो रही है क्योंकि प्रिंसिपल की डेथ या वो इंसेन हो गया है, ठीक है, तो वहां पे एजेंट बाउंड है कि वो सारे स्टेप्स ले, वो रीजनेबल स्टेप्स को ले, जिससे कि जो इंटरेस्ट है, मतलब जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स का इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल के रिप्रेजेंटेटिव का इंटरेस्ट है, वो प्रोटेक्ट हो और वो प्रिजर्व हो। ठीक है, उसके मतलब टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी तो शायद हो जाएगी, लेकिन शायद मैं वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ, हो सकता है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स उस चीज को चलाना चाहे। ठीक है, अगर मान लीजिए वो नहीं चलाना चाह रहे, तो वहां पे अगर वो खत्म भी हो जाती है तो उनके इंटरेस्ट को बचा के रखना एजेंट ने, प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट की ड्यूटी है। सेक्शन 210 क्या कहता है? टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी। द टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एजेंट कोजेज, अगर मान लीजिए हमने ओरिजिनल एजेंट की अथॉरिटी को ही टर्मिनेट कर दिया है, तो जो उसके अंडर उसने सब एजेंट्स अपॉइंट किए हुए हैं, उनकी सबकी अथॉरिटी भी टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है एजेंट्स ड्यूटी टू प्रिंसिपल। एजेंट की प्रिंसिपल के बिहाफ पे क्या ड्यूटी होगी? सेक्शन 211 क्या कह रहा है? एजेंट्स ड्यूटी इन कंडक्टिंग प्रिंसिपल बिजनेस। तो प्रिंसिपल के बिजनेस को कैसे चलाना है? या तो जैसे कि प्रिंसिपल ने कोई डायरेक्शंस दी हैं उसके हिसाब से चलाना है। अगर डायरेक्शंस नहीं है तो दो चीजें हो सकती हैं, जैसे कि कस्टम्स, उस बिजनेस के कस्टम्स है वैसे, ठीक है, और या फिर क्या कहते हैं, बेस्ट प्रूडेंस के हिसाब से। लेकिन अगर जो एजेंट है ऐसी बिजनेस मतलब चला रहा है, कस्टम्स के हिसाब से नहीं चला रहा या डायरेक्शंस के हिसाब से नहीं चला रहा, और उसमें अगर कोई लॉस हो जाता है, तो फिर उस लॉस के लिए जिम्मेवार कौन होगा? वो एजेंट होगा। वो उस लॉस को मतलब प्रॉफिट में, मतलब उस लॉस को कवर अप करके प्रिंसिपल को देगा, और अगर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो वो अकाउंट, उसके लिए अकाउंट हो रहा है, मतलब कि उस प्रॉफिट को भी उसने अपने प्रिंसिपल को देना है। सेक्शन 212 क्या कह रहा है? स्किल एंड डिलीजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एजेंट। अब बिजनेस करने में क्या स्किल और डिलीजेंस जरूरी है? एंड एजेंट, जो एजेंट है वो बाउंड है कि एजेंसी के बिजनेस को कैसे चलाए, जो कि सिमिलर, अगर जो भी बिजनेसेस चलते हैं उसमें जो और पर्सन्स हैं उनके पास जो भी जर्नली पोजेस्ड स्किल्स होते हैं वो एटलीस्ट उस एजेंट में भी होने चाहिए। ठीक है, पर इसमें एक प्रोवाइजो क्या है? अनलेस द प्रिंसिपल हैज नोटिस ऑफ हिज वांट ऑफ स्किल। या फिर कई बार ऐसा होता है, कई बार कुछ पर्सन्स में वो स्किल नहीं होता, लेकिन प्रिंसिपल को पता होता है कि इसमें ये स्किल नहीं है, फिर भी वो शायद सिंपैथी बेस पे चाहे कैसे भी उसको अगर एम्प्लॉय करता है, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, एजेंट की। अदरवाइज एजेंट के पास कैसा जनरल रूल क्या है? एजेंट के पास जो सिमिलर बिजनेस में अदर पीपल एंगेज है, उनके पास जो जर्नली पोजेस्ड स्किल्स होते हैं वो उसके पास भी होने चाहिए, और उसने रीजनेबल डिलीजेंस यूज करनी है, या अपने स्किल्स को जो उसके पास हैं उनको यूज करना है, ताकि प्रिंसिपल को एक अच्छा बिजनेस करके दे सके।
ठीक है। और अगर उसने खुद कुछ निग्लेक्ट किया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से कुछ लॉस हो रहा है, तो उसने उसका कंपनसेशन देना है, ठीक है। और अगर उसकी निग्लेक्ट से कुछ इनडायरेक्ट या रिमोट लॉस आ रहा है, ठीक है, वहां पे उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेक्शन 213 क्या कह रहा है? एजेंट्स अकाउंट्स, ठीक है। तो जो एजेंट है वो बाउंड है कि वो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करके रखे, ठीक है। और जब भी उसका प्रिंसिपल उन अकाउंट्स को की डिमांड करे, वो उसको उन अकाउंट्स को दिखाए। सेक्शन 214 क्या कह रहा है? एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल। यहाँ पे एक एजेंट की ड्यूटी है कि जब अगर कोई डिफिकल्टी आ गई है तो अपने रीजनेबल डिलीजेंस यूज करे अपने प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए और उसकी इंस्ट्रक्शंस को लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले एजेंट की ड्यूटी क्या है कि वो अपने जो प्रिंसिपल है उसके साथ कम्युनिकेट करे और उसकी डायरेक्शंस के हिसाब से काम करे। और इन केस अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर वहां पे जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन अपने केस में जैसा करता उसको वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 215 क्या कह रहा है? राइट ऑफ प्रिंसिपल व्हेन एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी विदाउट प्रिंसिपल्स कंसेंट। अगर जो एजेंट है वो अपने आप बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है, वो प्रिंसिपल की डायरेक्शंस भी नहीं ले रहा, ठीक है, तो प्रिंसिपल वहां पे क्या कर सकता है? वो उस ट्रांजैक्शन को रेपुडिएट कर सकता है, खत्म कर सकता है। या फिर अगर ऐसा है कि उसको पता है कि मटेरियल फैक्ट्स उससे छुपाए गए हैं एजेंट के द्वारा, ठीक है, या उससे मतलब वो कब कर सकता है? या फिर या तो मटेरियल फैक्ट्स छुपाए गए हैं या जो ट्रांजैक्शन है वो उसके लिए डिसएडवांटेजेस है, उसके लिए नुकसानदेह है, तो वो उस ट्रांजैक्शन को रेपुडिएट कर सकता है, ठीक है। सेक्शन 216 क्या कह रहा है? प्रिंसिपल्स राइट टू बेनिफिट गेन्ड बाय एजेंट डीलिंग ऑन हिज अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी। अब चलो पहले तो अगर उसको नुकसान हो रहा था, अगर जो एजेंट है वो अपनी मर्जी से ही काम कर रहा है लेकिन उससे प्रिंसिपल को फायदा हो रहा है, प्रिंसिपल की कंसेंट के बिना वो काम कर रहा है और उससे प्रिंसिपल को फायदा हो रहा है, तो फिर वो सारा जो भी बेनिफिट है प्रिंसिपल वो एंटाइटल्ड है कि वो बेनिफिट क्लेम कर सके उस ट्रांजैक्शन से। सेक्शन 217 क्या कह रहा है? एजेंट्स राइट ऑफ रिटेनर आउट ऑफ सम्स रिटेन ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट। अगर मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शंस कर रहा है एजेंट, उसमें उन ट्रांजैक्शंस में उसने अपने कुछ पैसे चला दिए, ठीक है, उनको चलाने के लिए उसको जरूरी थे, और जब वापिस पैसे आए, जो प्रॉफिट्स वगैरह आया, तो वहां पे जो प्रिंसिपल जो एजेंट है वो उन पैसों को रख सकता है जो उसने खर्च किए थे, बाकी वो उसको प्रिंसिपल को वापस करने पड़ेंगे। सेक्शन 218 क्या कह रहा है? एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल, ठीक है, वो जो पहले डिडक्शंस की थी, मतलब जो उसने खर्च किए थे उनको छोड़ के जो एजेंट है वो प्रिंसिपल को बाकी सारे सम्स पे करेगा जो कि उसने रिसीव किए थे प्रिंसिपल के बिहाफ पे। सेक्शन 219 क्या कह रहा है? व्हेन एजेंट्स रेम्यूनरेशन बिकम्स ड्यू, ठीक है, पहले तो ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जब तक परफॉर्मेंस जिस चीज के लिए एजेंसी क्रिएट की गई है जब तक वो परफॉर्मेंस नहीं हो जाती तब तक पेमेंट ड्यू नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी जो एजेंट है वो अगर उसने कुछ मनीज रिसीव की हैं, ठीक है, उसने कुछ बेचा था, उसके भी आप पे उसको उसने कुछ रिसीव किया है, ठीक है, चाहे सारा बिका नहीं है, चाहे कुछ भी है, चाहे एक्चुअली सेल कंप्लीट नहीं हुई है, वो उन चीजों को जो एजेंट है वो डिटेन करके रख सकता है, उन पैसों को अपने द्वारा किए गए खर्चों के अगेंस्ट या अपनी रेम्यूनरेशन के अगेंस्ट। सेक्शन 220 क्या कहता है? एजेंट नॉट एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन फॉर बिजनेस मिसकंडक्टेड।
अगर कोई एजेंट गिल्टी है कि उसने एजेंसी के बिजनेस में कुछ मिसकंडक्ट किया है, तो वो उस पार्ट ऑफ बिजनेस के लिए रेम्यूनरेशन नहीं ले सकता। ठीक है। सेक्शन 221 क्या कहता है? एजेंट्स लियन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी। जो एजेंट है, ठीक है, चाहे प्रिंसिपल की मूवेबल चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे कुछ गुड्स हैं चाहे पेपर्स हैं, वो रिटेन करके रख सकता है जब तक कि उसको जो अमाउंट उसकी कोई ड्यू है या डिसरिम्बर्समेंट्स हैं या सर्विसेज हैं उसके लिए उसको जो पेमेंट मिलनी थी वो अभी ड्यू है, तो उनके बिहाफ पे वो उन चीजों को रिटेन करके रख सकता है और वो रिटेंशन क्या हो जाती है? वो लियन होती है। ठीक है। अब प्रिंसिपल की क्या ड्यूटी है एजेंट के प्रति? ठीक है। सेक्शन 222 क्या कह रहा है? एजेंट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट्स। द एम्प्लॉयर ऑफ एन एजेंट इज बाउंड टू इंडेमनिफाई हिम against the consequences of all lawful acts done by such agent in the exercise of the authority conferred upon him। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है एजेंट का, अगर जैसे हमने कहा ना कि एजेंट ने अगर पहले से कोई खर्चे कर दिए हैं या कुछ वो उस अमाउंट को उसके पास कोई पैसे भी आ रहे हैं तो वो उसको डिडक्शन कर सकता है। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए उसके पास पैसे ना आ रहे हो तो फिर वो क्या करेगा? तो यहाँ पे एम्प्लॉयर मतलब प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि उसको एजेंट को इंडेमनिफाई करेगा जो उसने लॉफुल एक्ट्स किए हैं और उस पर जो भी उसका खर्चा हो गया उस चीज के लिए वो एजेंट को इंडेमनिफाई करेगा। सेक्शन 223 क्या कह रहा है? एजेंट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्ट्स डन इन गुड फेथ। अगर एक पर्सन ने किसी और पर्सन को एम्प्लॉय किया है, ठीक है, और वहां पे जो एजेंट है वो गुड फेथ में वो सारे काम भी कर रहा है, उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस के अगेंस्ट एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है कि वो उसको इंडेमनिफाई करे, चाहे वो एक्ट से किसी थर्ड पर्सन को कोई भी इंजरी भी हो रही है। अगर प्रिंसिपल के कहे गए एक्ट को करते हुए किसी थर्ड पर्सन को कोई इंजरी भी हो रही है, देन ऑल्सो जो एजेंट है उसको प्रिंसिपल इंडेमनिफाई करेगा ही करेगा। सेक्शन 224 क्या कह रहा है? नॉन लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू अ क्रिमिनल एक्ट व्हेन वन पर्सन एम्प्लॉयज अनदर टू डू एन एक्ट विच इज क्रिमिनल। अगर मैंने किसी और पर्सन को कोई ऐसा एक्ट करने के लिए कहा है जो कि क्रिमिनल एक्ट है, तो वहां पे एम्प्लॉयर लायबल नहीं है एजेंट को इंडेमनिफाई करने के लिए अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट। ठीक है, मतलब क्रिमिनल एक्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है एम्प्लॉयर की। 225 क्या कह रहा है? कंपनसेशन टू एजेंट फॉर इंजरी कॉज्ड बाय प्रिंसिपल्स निग्लेक्ट। जो प्रिंसिपल है अगर प्रिंसिपल ने कुछ अपने एक्ट में निग्लेक्ट किया है या उसके पास वांट ऑफ स्किल था, उसकी वजह से इंजरी हुई है एजेंट को, तो प्रिंसिपल उसका कंपनसेशन एजेंट को देगा ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट चंक है इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स विद थर्ड पर्सन। अगर एक एजेंसी थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वहां पे क्या इफेक्ट होते हैं? पहली चीज तो है एनफोर्समेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एजेंट के थ्रू एंटर किए गए हैं, ठीक है, और उसकी ऑब्लिगेशंस को पूरा भी एजेंट ने ही किया है, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को सेम मैनर में एनफोर्स किया जा सकता है, उसके सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर ऐसे कि मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनली प्रिंसिपल के साथ ही हमने एंटर किया था और उसकी ऑब्लिगेशंस को एनफोर्स भी हम ऐसे ही समझेंगे कि प्रिंसिपल के साथ ही कर रहे हैं। सेक्शन 227 क्या कहता है? प्रिंसिपल हाउ फार बाउंड व्हेन एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी। अब
हमने एजेंट को एक पर्टिकुलर काम करने के लिए दिया, लेकिन उसने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करते हुए कुछ और भी कर दिया, तो अब प्रिंसिपल की क्या लायबिलिटी होगी? अब एजेंट ने अगर अपनी ऑथोराइज्ड अथॉरिटी के से बाहर जाके काम किया और उसमें से एक पार्ट उसकी अथॉरिटी के अंदर भी आ रहा है और उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, उन दो एक्ट्स को अगर सेपरेट कर सकते हैं, तो जितनी अथॉरिटी हमने उसको दी थी एजेंट को, प्रिंसिपल सिर्फ उतने के लिए ही बाउंड होगा। लेकिन 228 क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल नॉट बाउंड व्हेन एक्सेस ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी इज नॉट सेपरेबल। अब अगर जो काम किया गया है अगर वो सेपरेबल नहीं है, तो वहां पे प्रिंसिपल की क्या लायबिलिटी होगी? अगर एजेंट डज मोर देन ही इज ऑथराइज्ड टू डू, ठीक है, एंड व्हाट ही डज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो वहां पे प्रिंसिपल बाउंड नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करे। सेक्शन 229 क्या कह रहा है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट। एनी नोटिस गिवन टू, अगर हमने देखिए एजेंसी में, एक एजेंसी में कोई नोटिस दिया है जो कि हमने प्रिंसिपल को ना देके एजेंट को दे दिया, तो फिर, और ये बिजनेस ट्रांजैक्टेड जो कि प्रिंसिपल ने जिस चीज के लिए एजेंट को हायर किया उसी पर्टिकुलर बिजनेस के रिलेटेड है, ठीक है, तो फिर थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में ऐसा ही माना जाएगा कि वो नोटिस हमने ओरिजिनली प्रिंसिपल को दे दिया है। तो अब वहां पे ये नहीं कह सकता प्रिंसिपल कि मुझे नहीं मिला, एजेंट को मिला था ये नोटिस, तो अगर उस पर्टिकुलर बिजनेस के रिलेटेड ही है और क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर बिजनेस के रिलेटेड ही है, विद इन अथॉरिटी है और हमने एजेंट को दे दिया, तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट प्रिंसिपल बाउंड होगा। सेक्शन 230 क्या कह रहा है? एजेंट कैन नॉट पर्सनली एनफोर्स नॉर बी बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कंट्रेरी। अब अगर एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो पर्सनली उन कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स नहीं करा सकता, ना ही वो पर्सनली बाउंड होता है, ठीक है। प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो उनको मतलब स्यू नहीं कर सकता। दूसरी चीज, ना ही वो पर्सनली बाउंड है, ना ही उसकी ड्यूटी है, ना ही उसकी लायबिलिटी पर्सनल लायबिलिटी। इन एजेंसी के केस में है वो प्रिंसिपल को बाउंड के प्रति लायबल होगा, ठीक है, लेकिन वो पर्सनली बाउंड नहीं होगा। लेकिन प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कंट्रेरी है, ठीक है, तो सच अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी प्रिज्यूम्ड। अब हमने वहां पे इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट कहा है, तो हमने प्रिजम्पशन कहां लेनी है? where contract is made by agent for the sale or purchase of goods for a merchant resident abroad। यहाँ जो अगर हमने प्रिंसिपल जो हमारा है वो अब्रोड में रह रहा है, उसकी चीजों को खरीदना बेचना है, तो वहां पे हम प्रिजम्पशन ले सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि कल को इसको एनफोर्स भी करा सकते हैं और जो सूट फाइल होगा वो आपके अगेंस्ट फाइल हो सकता है। और यहाँ पे अगर एजेंट ने प्रिंसिपल का नेम नहीं डिस्क्लोज किया था, वहां पे उसकी पर्सनल लायबिलिटी भी बनेगी, ड्यूटी भी बनेगी, राइट भी बनेगा। वेयर द प्रिंसिपल दो डिस्क्लोज्ड कैन नॉट बी सूड। कई बार मान लीजिए जो प्रिंसिपल है वो कोई ज्यूरिस्टिक पर्सन है, उसके बेहाफ पे अगर हम, तो वहां पे उनको हम चाहे डिस्क्लोज कर भी दिया, हम उसको स्यू नहीं कर सकते, तो वहां पे एजेंट की लायबिलिटी बन सकती है। सेक्शन 231 क्या कह रहा है? राइट ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एजेंट नॉट डिस्क्लोज्ड, ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसे पर्सन के साथ किया गया है जिसको कि ना ही पता है, ना ही कोई शक है कि जिस पर्सन के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं वो एजेंट है, वो प्रिंसिपल नहीं है, वो एजेंट है, ठीक है,
his principal may require performance of contract, but the other contracting party has as against the principal the same rights as he would have had as against the agent if the agent had been principal. अब यहाँ पे थर्ड पार्टी को जबकि पता भी नहीं था, वो कल को प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी वो सारे राइट्स को यूज कर सकती है जो कि वो एजेंट के अगेंस्ट यूज करती है अगर एजेंट एक प्रिंसिपल होता तो। लेकिन अगर प्रिंसिपल खुद को डिस्क्लोज कर देता है उस कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने से पहले पहले, ठीक है, तो वहां पे जो दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो रिफ्यूज कर सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से। इफ ही कैन शो दैट इफ ही हैड नोन, अगर वो ये शो कर देते कि मुझे अगर पता होता कि तुम प्रिंसिपल हो या ये पर्सन तुम्हारा एजेंट है तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना करता, तो वो उसको पूरा करने से पहले पहले रिफ्यूज कर सकती है कि मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर रहा हूं। सेक्शन 232 क्या कहता है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज्ड टू बी प्रिंसिपल। अब यहाँ पे एजेंट को हमने प्रिंसिपल समझ लिया। ठीक है, अगर हमने किसी पर्सन को, हमें ना ही पता था कि भी एजेंट है, ना ही हमें कोई शक हुआ कि ये तो एजेंट है, तो फिर अगर वो परफॉर्मेंस लेना चाह रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो सारे राइट्स और ऑब्लिगेशंस जो कि एजेंट और उस पार्टी के बीच में है उनके अकॉर्डिंगली उसकी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। सेक्शन 233 क्या कह रहा है? राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लायबल। ऐसे केसेस में जहां एजेंट पर्सनली लायबल होता है, ठीक है, तो वहां पे जो पर्सन उसके साथ डील कर रहा है वो उसको या उसके प्रिंसिपल को या दोनों को लायबल डिक्लेयर करवा सकता है। सेक्शन 234 क्या कहता है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट और प्रिंसिपल टू एक्ट ऑन बिलीफ दैट द प्रिंसिपल और एजेंट विल बी हेल्ड एक्सक्लूसिवली लायबल। अगर कोई पर्सन, अगर किसी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है एजेंट के साथ, वो एजेंट को इंड्यूस कर रहा है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसमें नुकसान हो गया तो सिर्फ प्रिंसिपल ही लायबल होगा, या फिर प्रिंसिपल को कह रहा है कि सिर्फ एजेंट ही लायबल होगा, फिर वो कल को अगर उसने एजेंट को कहा प्रिंसिपल लायबल होगा तो फिर वो एजेंट को स्यू नहीं कर सकता। और अगर उसने प्रिंसिपल को किया कि इस चीज के लिए मैं एजेंट को ही लायबल ठहराऊंगा, तो वहां पे सिर्फ एजेंट ही लायबल होगा, प्रिंसिपल को नहीं स्यू कर सकता। सेक्शन 235 क्या कह रहा है? लायबिलिटी ऑफ प्रिटेंडेड एजेंट व्हेन ए पर्सन अनट्रूली रिप्रेजेंट। अगर कोई पर्सन अपने आप को जानबूझ के ऑथोराइज्ड एजेंट शो कर रहा है और किसी थर्ड पार्टी को इंड्यूस कर रहा है कि मेरे साथ कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करो, ठीक है, वो लायबल होगा अगर तो जिस एम्प्लॉयर के बिहाफ पे वो लेज कर रहा है, अगर उसने उस एक्ट को रेटिफाई नहीं किया ना, उस एक्ट को कि मैं इसका मालिक नहीं हूं, वो मानने से इनकार कर देता है, तो वो थर्ड पर्सन को या तो कंपनसेशन देगा, जो भी लॉस वगैरह, जो डैमेज वगैरह हुआ है वो पर्सनली लायबल होगा अगर वो जानबूझ के खुद को किसी पर्सन का एजेंट शो कर रहा है। सेक्शन 236 कह रहा है पर्सन फॉल्सली कॉन्ट्रैक्टिंग एज एजेंट नॉट एंटाइटल्ड टू परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जो कि एक एजेंट का कैरेक्टर मतलब एज अ एजेंट उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है, तो वो एंटाइटल नहीं है उसकी परफॉर्मेंस लेने के लिए इफ ही वाज इन रियलिटी एक्टिंग नॉट एन एजेंट बट ऑन हिज अकाउंट। मतलब कि वो एन एजेंट की तरह वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं क्लेम कर सकता, मतलब वो अपने बिहाफ पे क्लेम नहीं कर सकता, वो एज एजेंट ही उसकी परफॉर्मेंस क्लेम करेगा। मतलब अगर मैंने
एज एजेंट शो करके किसी से परफॉर्मेंस क्लेम की है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो मैं एज एजेंट ही उससे परफॉर्मेंस सीख कर सकता हूँ, नॉट एज एन ओनर। सेक्शन 237 क्या कह रहा है? लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इंड्यूसिंग बिलीव दैट एजेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्ट वर ऑथोराइज्ड। अब अगर हमने एक एजेंट अपॉइंट किया, हमने उसको कुछ अथॉरिटी नहीं दी थी, लेकिन कल को कोई वो ऐसी डील लेके आ रहा है जो मैंने उसको अथॉराइज भी नहीं दी थी, मैं थर्ड पर्सन को इंड्यूस कर रही हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैंने इसको पूरी अथॉरिटी दे रखी है, कल को वो बाहर जाके एजेंट प्रिंसिपल की अथॉरिटी के बिना कोई बड़ा ऐसा काम करता है जो कि उसके पास ऑथोराइज नहीं था। अब प्रिंसिपल ने खुद उस सामने वाली पार्टी को बिलीफ दिलाया था कि मैंने उसको अथॉरिटी दे रखी है, तो अब वहां पे थर्ड पर्सन के अगेंस्ट प्रिंसिपल बाउंड है, वैसे ही जैसे कि उसने एजेंट ने उसकी अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली काम किया। सेक्शन 238 क्या कह रहा है? इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड बाय एजेंट। अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड किए जा रहे हैं एजेंट्स के द्वारा इन द कोर्स ऑफ देयर बिजनेस, अपने बिजनेस डीलिंग्स के अंदर जो एजेंट्स हैं कोई मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड कर रहे हैं, तो ऐसा ही समझा जाएगा कि वो फ्रॉड्स या मिसरिप्रेजेंटेशंस बाय प्रिंसिपल की गई हैं। लेकिन अगर कुछ फ्रॉड्स या मिसरिप्रेजेंटेशन जो कि उनकी अथॉरिटी के अंडर नहीं थे, एजेंट्स ने किए हैं, तो वो प्रिंसिपल को इफेक्ट नहीं करते, वहां पे प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। अगर आउट ऑफ अथॉरिटी जाके वो कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वहां पे प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, अदरवाइज प्रिंसिपल लायबल होगा। ये सेक्शन 238 तक हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हो चुका है। जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 11, वो पार्टनरशिप से डील करता था। अब उसको रिपील करके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमने बना दिया है, तो वो एक अलग से सब्जेक्ट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।